आज हम मॉडल पेपर का मैथ्स का क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी हमारे क्या हुए सवाल चालू हो गए जो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। हमको 3 नंबर्स दे दिए हैं और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्ग पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि जो खुद से कट सकती है, इटसेल्फ, मतलब जो खुद से कटती है और 1 से कट सकती है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं कुछ अभाज्य संख्या के नंबर भी आपको बता देता हूं जो कि स्टार्ट करने हैं। तो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 13 होता है, सॉरी 11 भी होता है, 13 होता है, तो 17 होता है, 19 होता है, ऐसे नंबर्स चलते जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम यहीं तक का यूज करना होगा या फिर आप आगे देख सकते हैं या समझ सकते हैं कैसे कैसे होते हैं। मैंने रीजन भी बता दिया कि अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं, कौन सी होती हैं, जो कि इटसेल्फ मतलब स्वयं से कटती हैं और 1 से कट सकती हैं। तो हमारे अभाज्य संख्याएं हो गई। हाँ, अब इन चीजों का, इन्हीं नंबर्स का यूज करके हमको HCF निकालना, मतलब जो हमारा फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, तो अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करके हमको करना रहेगा। तो हमको क्या है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मैं अभी कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता रहा था कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स हमको दे रखे हैं, HCF निकालने के लिए क्या होता है, आपको सेपरेट सबका गुणनखंड करना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है। तो आप तीनों का अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। ए हो गया, ए क्या हो गया आपका, एक 8 हो गया, ए 9 हो गया और एक 25 हो गया। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। इसका करेंगे 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 3 1 जा 3। इसका करेंगे 5 से, आप करेंगे 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। इसको 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, इसलिए या इसको आप क्या कर सकते हैं, therefore 8 इज इक्वल्स टू 8 बराबर जितने टाइम से यहां पर आपका हो काउंट कर लीजिए और उसको लिख लेंगे आप। फिर नेक्स्ट इसका 9 का करेंगे, 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। फिर आप करेंगे 25 का 25 का, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 इंटू 5। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका रूल होता है कि जो कॉमन चीजें हैं, तो इसमें आप तीनों में बोलेंगे कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसका हम कैसे सॉल्व करें। तो इसमें यदि ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो उस समय आप ये ध्यान रखिए कि हर नंबर पे आप 1 से यदि मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंजेस इनमें या कोई बदलाव नहीं है और ना ही ये कोई दिक्कत आने वाली है। तो क्या करिए, आप सब में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में। जब तीनों में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब कॉमन हो गया तीनों में, ये क्या हो गया कॉमन, 1 कॉमन हो गया तीनों में, ये कॉमन हो गया। ये कॉमन हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ दिस इज योर आंसर, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 1। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ क्या क्या आपका दिया हुआ है, 8 9 एंड 25 इज 1। और हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे कि 8 9 और 25 का HCF 1 होगा, ऐसा आप लिखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने निकालने का तरीका भी आपको बता दिया, इस तरह से आपको फैक्टराइज करने हैं। हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड लिखा था तो हमने अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके गुणनखंड किया और उसका उपयोग करके हमने HCF निकाला। तो ये हमारा आंसर यहां से निकल के आ गया 1। ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लें आप। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा वाला और वाला, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का ही और है, अथवा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें।
अभी हम क्या करेंगे, इसका और वाला हम क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। और वाला इसका क्वेश्चन क्या है, 6 का ही अथवा वाला जो क्वेश्चन है, अथवा या और लिखा होगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हमारा क्वेश्चन हमको कह रहा है HCF 306, 657 इज इक्वल्स टू 9 दिया है। मतलब ये क्या हो गया, आपका दिया हुआ है कि एक नंबर है 306 और एक है नंबर 657, जिसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ग निकालते हैं तो 9 आता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना हो गया है। फिर लिखा है क्वेश्चन एलसीएम, इसी का एलसीएम पूछ रहा है कि यदि उसका एचसीएफ यदि 9 है तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग इसका इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं का एचसीएफ हमको दे दिया है और एलसीएम आपका पूछ रहा है 657। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एचसीएफ दे दिया दो नंबर्स का कि उसकी वैल्यू एचसीएफ की ए है और उन्हीं नंबर्स का आपसे एलसीएम पूछ दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा तो गिवन है तो अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिखिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिया है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे गिवन इज। क्या आपको दिया हुआ है, HCF 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9। ये आपको क्या है, डेटा गिवन दिया हुआ है कि 9 है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है कि यदि कभी ऐसा दिया हुआ तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको लिखेंगे वी नो दैट, और यहां पर फार्मूला क्या होता है, एलसीएम को पहले आप लिख दीजिए, एचसीएफ को लिख दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। क्या दिया हुआ है, 306 और 657 ये दिया हुआ है, और साथ में आपका क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई HCF ऑफ इन्हीं नंबर्स का 306 और 657। या मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, जो फार्मूला होता है मैंने डायरेक्ट नंबर पे लिख दिया है तो आपको कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो मैं पहले फार्मूला इसका लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है एलसीएम, पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर बी हो जाएगा, तो मैंने पहले नंबर के लिए ए यूज किया, दूसरे के लिए बी यूज किया, मल्टीप्लाई HCF ए बी इज इक्वल्स टू होता है ए मल्टीप्लाई बी। ये होता है हमारा फार्मूला, ये आप फार्मूला नोट डाउन कर ले। फिर हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को इरेज करके आगे का प्रोसेस ऊपर बताता हूं। जब इसको आप करेंगे तो आपका क्या है, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, और a इंटू बी भी आपके पास अवेलेबल है, जो ये पहला a हो जाएगा, ये जो आपके पास गिवन है, ए वैल्यू a की हो जाएगी, ए वैल्यू b की हो जाएगी। जो यहाँ पर a भी लिखा हुआ है, a और b हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जब यूज करते हैं तो हमको क्या हो गया, HCF की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 9 मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा, यहां से आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम नंबर्स हम लिखेंगे इनके, क्या दिया हुआ है, 306 657 इज इक्वल्स टू
फिर क्या करेंगे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 306 मल्टीप्लाई 657। ये हमने क्या किया, फार्मूले में जो हमने नीचे फार्मूला लिखा हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है एलसीएम ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होंगे, जो नंबर्स आपसे दिए हुए होंगे, और इज इक्वल्स टू होता है ए गुणा बी। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी एचसीएफ की और यहाँ एलसीएम आ गया और इनको दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम 306657 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे 9 को इधर कर देंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड 9, ये आप ऐसा 9 कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 या 27 और 9 4 या 36। इसको मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने नीचे का नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं आगे सॉल्व करने के लिए नीचे का इरेज करता हूँ। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मैं अब नहीं लिखता हूँ, आगे मैं इसको सॉल्व करने का बस प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि ये सेम नोट डाउन नीचे आते जाएगा। तो मैं इसको केवल कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि इसी की वैल्यू आपको निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है इन दो नंबर्स का। हमको एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम इनको हमको फाइंड करना था। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हैं 34 मल्टीप्लाई 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो सिंपली होता है 4 7 जा 28, कैरी आपका 2 हो गई। फिर 4 5 जा 20, 2 हो गया, 22 हो गया, कैरी फिर 2 हो गया। फिर 4 6 जा 24 और 24 टू 26 हो गया। क्रॉस करेंगे आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, 3 का करेंगे 3 7 जा 21, कैरी 2 हो गया। 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1। 3 6 जा 12 और एक 3 6 जा 18 और कैरी 1 19 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 3 हो गया, 6 7 13 हो गया, ये हो गया 9 और 2 11 12 हो गया, और ये कैरी 1 2 हो गया, मतलब 22,338 इज योर आंसर फॉर एलसीएम ऑफ 306 और 657। इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या फाइनल आया, 22,338। ये आपका आंसर हो जाता है। हमको कैलकुलेट करना है, मैंने प्रोसेस पूरी बता दी, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, तो आप प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसके लिए सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि 6 की पावर n जो है, तो वो क्या आपका बन रहा है, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसा फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसका करेंगे, ठीक है। तभी आप पता कर पाएंगे कि उसका जो आखिरी अंक है 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, 0 बनने के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, हो सकता है कि वो 10 हो सकता है कि वो 100 हो सकता है कि वो 1000 हो। इसमें क्या आपका आ रहा है कॉमन फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2 की पावर 2 5 की पावर 2, इसमें क्या आ रहा है 2 की पावर 3 5 की पावर 3, मतलब क्या आ रहे हैं 2 और 5 होना कंपलसरी है, तभी वो क्या होगा 0 पे वह संख्या समाप्त होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने समझ तो लिया कि हमको कहना क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो क्या करेंगे, हम देखते हैं सॉल्यूशन। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 की पावर n, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यदि a है और मैंने बताया क्या कि उसके गुणनखंड क्या 2 इंटू 5 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, जबकि
कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी तब उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए? 2 × 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, और जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो किसमें है? 2 × 3 की पावर n के रूप में है। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया? ये अपने को एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमको क्या 2 मार्क्स का पूछेगा और जांच करने के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्ली चेक किया कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या बने और उसको 0 पे समाप्त होने के लिए कैसा चाहिए। तो हमने बताया कि 0 पे समाप्त होने के लिए 2 × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है कि 0 पे समाप्त होगा। और हमारा किस पे हो रहा है? 2 × 3 की पावर n पे समाप्त हो रहा है, तो ये के रूप में है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब नोट डाउन कर ले। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला और वाला क्वेश्चन करेंगे। अब नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट से इसका ले ले। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला करेंगे। इसका अथवा वाला क्वेश्चन नंबर अथवा या और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एक ए हमको दे दिया और एक और दे देगा एंड, और क्या दे दिया हमको? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अपने को क्या करना है? व्याख्या करना है, मतलब जांच करना है इसकी कि दिए हुए जो अपने को एक्सप्रेशंस है, एक अपने को व्यंजक दे दिया है भाज्य हैं, ये चेक करना है कि भाज्य है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भी अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है, उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने जरूरी है। 2 है या उससे ऊपर है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब इसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? इसको पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला लेते हैं, पहला वाला चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसको या आप पहले सॉल्यूशन के पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई ये लिख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई धनात्मक संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक क्या हो सकते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। फिर आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो मैं आगे बता रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 13 कॉमन हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणित 11 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका 13 तो ऑलरेडी बाहर हो चुका, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 13 गुणित क्या हो जाएगा 7 7 जा 77 और कैरी 1 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और 78 को आप क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 इंटू 6 लिख के इसको और तोड़ लीजिए, 2 इंटू 3 हो गया, क्योंकि 13 6 से क्या होता है 78 होता है। तो हमने इसको तोड़ा तो कितना अपने को दिख रहा है यार। आप इसको ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके पावर में 2 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, ऐसा भी लिख लीजिए। तो कितने हो गए 2 इसके, 1 3 1 4, 4 गुणनखंड हो गए। जब 4 गुणनखंड आपको फाइनली मिले भी प्राइम फैक्टर ही मिलेंगे, मतलब क्या मिलेंगे उसके अभाज्य गुणनखंड ही मिलेंगे इसमें। तो पहली वाली संख्या जो हमने उठाया या सीधा सीधा हमको क्या हो गई कि ए नंबर क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य है। क्योंकि हमने कैसे देखा गुणनखंड करके देखा, उसको फैक्टराइज करके देखा कि इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। यदि 4 गुणनखंड के रूप आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं कि 4 गुणनखंड बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे दूसरा संख्या भी लेते हैं, पहले आप नोट डाउन कर ले फिर दूसरे को भी हम करेंगे इसी तरह। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम क्या करेंगे इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। पहले पार्ट का तो हमने देख लिया कि वह संख्या भाज्य है, जो अपने को व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है और पता लगाना है कि यह संख्या भाज्य है कि नहीं। पहला हमने चेक कर लिया, अब दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा में क्या बन रहा है अपना, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यहाँ पर इंटू 2 करके रख सकते हैं, या 1 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या होगा कोई चेंजेस नहीं होना है। तो मान लीजिए कि मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे इनको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा वो देखते जाइए। 5 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कर लिए 7 का 7 रहने दीजिए। यहाँ क्या करेंगे आप इसको 6 कर लीजिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इसको कर लीजिए। फिर मैं ऊपर इसका आगे कैलकुलेशन करता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 से, या इसको कैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 7 इंटू 6 कर लीजिए। मैं इसलिए इसको आपको छोटे फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आप इसका कैलकुलेशन कर सकें। इसको करेंगे क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, फिर आगे इसको और कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, इसको तो आप देख लिया होगा, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ नीचे का। इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, इसको 6 से करिए तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 और 14 हो जाएगा प्लस 1। आगे करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई, अब 7 से कर लीजिए तो 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 और 2 8 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कैरी आ जाएगी, फिर 7 1 जा 7 और 3 10, फिर प्लस 1 रहेगा, कैरी था उसको इरेज कर देते हैं 1। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। ये क्या हो गया, इसके कितने हो गए 2 फैक्टर हो गए। मैंने बोला था 2 या 2 से अधिक यदि फैक्टर होते हैं तो क्या होता है भाज्य संख्या होती है। तो पहला पार्ट तो भाज्य था और दूसरा पार्ट भी जो दिया हुआ था वो भी भाज्य संख्या होगा।
तो यहाँ से हमने सीखा कि भाज्य संख्या क्या होता है और कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम जांच करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि कोई संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो या कोई एक्सप्रेशन हमको दिया हो चेक करने के लिए। थैंक यू।